डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, और इसमें एरिया वेक्टर का क्या रोल रहता है, इन सभी बातों को विद एग्जांपल समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा जाता है तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होती हैं उसी का कैलकुलेशन, उसी का मेजरमेंट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि यहां पर हमने देखिए एक फिगर बना रखा है, और इस रेक्टेंगल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसका जो मेजरमेंट होगा वही इस रेक्टेंगुलर सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? तो निश्चित रूप से हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और एरिया, जिस एरिया से जिस सरफेस से वो फ्लक्स पास हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होती हैं, उस एरिया के मेजरमेंट से डिसाइड होता है। और साथ में एरिया का जो ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया ऑफ द सरफेस, तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग ए स्मॉल एरिया ds एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड E exists। तो ये हमने एक छोटा एरिया लिया है, ये ds है, और इस एरिया की डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर हम यहां पर लेंगे, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो लेते हैं वो इस सरफेस पे डाले गए नॉर्मल के अलोंग लेते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है? किसी गिवन सरफेस पर जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उस सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही, उसी नॉर्मल की डायरेक्शन में भी हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को लेंगे। और ये डायरेक्शन यहां पर मान लिया इस सरफेस पे जो ई की डायरेक्शन है वो ये है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस तरह से एंगल थीटा मान लिया दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि जब हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें cos थीटा आता है, तो E ds cos थीटा आ जाएगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर सरफेस निकालना है, यानी पूरे सरफेस से, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रेशन करने पड़ेगा। ये तो वो फ्लक्स है जो इस छोटे से सरफेस से यानी ds से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो ये है d phi इक्वल टू E डॉट ds। अब पूरे सरफेस से यानी जो सरफेस एरिया है जो कि S दिया हुआ है, यहां पर हम इसको A भी ले सकते हैं। तो d phi की वैल्यू ये थी, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट ds, तो E डॉट ds को E ds cos थीटा लिख दिया। अब E मान लिया यहां पर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, E cos थीटा, ds का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ds का मतलब टोटल एरिया, इस सरफेस का टोटल एरिया यस है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल एरिया यस इज गिवन बाय द फार्मूला E s cos थीटा। यदि मान लिया एरिया ए दिया हो तो फाई जो है इज इक्वल टू हो जाएगा E a cos
थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ड्रॉन ऑन द गिवन सरफेस। तो एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा होता है वो हमने यहाँ पर थीटा लिया हुआ है। Where theta is the angle between electric field and outward normal to the area vector। तो एरिया वेक्टर के आउटवर्ड नॉर्मल एक्चुअल में जो ओपन सरफेस होता है, जैसा कि ये सरफेस है, ये क्लोज तो है नहीं, तो यहाँ पर हम जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वैसे तो मैंने आउटवर्ड नॉर्मल लिख रखा है, तो किसी भी इस तरह से प्लेनर सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो यहाँ पर अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। वो कैसे है उस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं। तो एरिया वेक्टर को थोड़ा समझते हैं। एरिया वेक्टर, व्हेन वी ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ए प्लेन सरफेस, स्पेशली फॉर प्लेन सरफेस जो कि क्लोज्ड नहीं है, कैन बी टेकन इन द डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं एज पर द गिवन सिचुएशन अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो नॉर्मल के अलोंग ही लेंगे, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए वो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको आइए समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ले रखा है और वो हमने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए हैं, जिसका कि इस एरिया यानी इस रेक्टेंगल का ए पॉइंट ओरिजिन पे है। अब यहाँ पर साइड ऑफ द रेक्टेंगल एडी जो साइड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एडी इज इक्वल टू बीसी होगा। और इसको हमने ले लिया है क्योंकि वेक्टर करना है, तो इसको हमने ए आई कैप ले लिया, एडी इज इक्वल टू ए आई कैप। ये लेंथ सपोज हो गई। ए बी मान लिया ब्रेथ है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। ये बाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने बी इसका मैग्नीट्यूड है और जे यूनिट वेक्टर लगा दिया क्योंकि ये बाई एक्सिस के अलोंग है। अब हमने इसका एरिया निकाला। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लेंथ ब्रेथ वेक्टर फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। क्यों निकाला? डॉट प्रोडक्ट निकालते तब तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना, इसलिए लेंथ ब्रेथ का क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे जिससे कि हमें जो क्वांटिटी मिले वो वेक्टर मिले। क्योंकि एरिया यहाँ पर हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो जब हमने ए आई क्रॉस बी जे किया तो ए भी तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का, आई क्रॉस जे जब किया तो हमें यूनिट वेक्टर मिला के। मतलब यहाँ पर इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब ये आउटवर्ड हो जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अच्छा, इस एरिया को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां तो हमने एडी इंटू ए बी किया, हम ए बी क्रॉस एडी भी तो कर सकते हैं। तो एरिया वेक्टर ए कैन बी कैलकुलेटेड बाई बी जे क्रॉस ए आई क्रॉस, यानी ब्रेथ इंटू लेंथ किया तो ए बी यानी मैग्नीट्यूड तो वही आया, लेकिन अब हो गया जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है माइनस के। तो यहां पर ये एरिया वेक्टर जो आया वो आया अलोंग द निगेटिव जेड एक्सिस। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो प्लेनर सरफेस है उसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरह से लिया जा सकता है। अब बात करेंगे, मान लिया कोई सरफेस क्लोज है, फार क्लोज सरफेस लाइक ये क्यूब है, तो यहां पर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन ऑलवेज। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन टू द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पर जब जो हम आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेंगे। तो सपोज ये सरफेस अपर सरफेस है, यहां पर नॉर्मल हमने इस तरह से आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग हो जाएगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। अब नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर जो लेफ्ट में सरफेस है उस पर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से जो अदर सरफेसेस बचे इसके पीछे वाला और फ्रंट वाला, वहां पर भी हम आउटवर्ड नॉर्मल ही ड्रॉ करेंगे। तो ये बात क्लियर हो जाती है, किसी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो लेते हैं टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन टू दैट सरफेस।
अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डिफरेंट सिचुएशन में। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट ए प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए यहां पर हमने जो प्लेन सरफेस लिया हुआ है, ये मान लिया ये प्लेन सरफेस है, ये बी सी डी। ये प्लेन सरफेस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल दिया हुआ है। हमारा फार्मूला जो है इसका मान लिया एरिया ए है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हमें पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस सरफेस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच क्या एंगल बन रहा है। हमें दिया क्या है कि ये प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल किस में मालूम होना चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे इस सरफेस पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल के अलोंग। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, इस सरफेस पे ड्रॉ किया, आगे बढ़ा दिया। अब ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमें तो ये एंगल चाहिए फ्लक्स निकालने के लिए, ये वाला एंगल पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये एंगल थीटा दिया गया है, तो ये देखिए ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया क्या, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यही एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। न्यूमेरिकली समझे, मान लिया थीटा जो है ये 60 डिग्री होता, ये वाला एंगल, तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए फॉर फ्लक्स एंगल चाहिए होता, फाई ले लेते हैं, ये वाला एंगल फाई ले लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री से कैलकुलेशन करेंगे, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस ABCD, जिसका कि एरिया ए है, वो हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा EA cos 30 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है और इसकी एरिया की जो वैल्यू है SI यूनिट में रख करके cos 30 की वैल्यू लेते हुए हम फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम यूनिट की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमने नहीं ली है। तो इसको देखिए, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए, EA cos थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखिए और एरिया की यूनिट लिख दीजिए। तो फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये केस है, यदि मान लिया ये सरफेस परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया होता है ना, भाई ये भी तो सिचुएशन होती कि ये जो सरफेस रखा हुआ है वो बाई जेड प्लेन के पैरेलल है, सपोज, यानी बाई जेड प्लेन ये वाला प्लेन है, उसके ये सरफेस पैरेलल है, ऐसे रखा हुआ है, तो नॉर्मल ड्रॉ करते वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता, तो ये होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ई भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब उस केस में एंगल जो होता, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाई जो हो जाता है वो 0 डिग्री हो जाता, क्योंकि ये नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर हमारा इस नॉर्मल के अलोंग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो एंगल 0 डिग्री हो जाता है। अब देखिए यहां पर ये सिचुएशन हो सकती है, व्हेन ए क्यूब इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यूब है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, लेट ए क्यूब ऑफ साइड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, ये एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द लेफ्ट सरफेस, ये वाला सरफेस, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा होगा,
ये निकालेंगे हम, और फिर उसके अपोजिट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये यहां से तो फ्लक्स एंटर कर रहा है और यहां से इमर्ज कर रहा है इस वाले सरफेस से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स जो है पास हो रहा है, इसके लिए फाई एल इज इक्वल टू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए इस सरफेस पे। तो ई एल और ई आर, यानी लेफ्ट सरफेस पे और राइट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है, कांस्टेंट है। तो हम ई की वैल्यू जो है ई आर और ई एल की वैल्यू सेम ई ले लेते हैं, तो ई हो गया। अच्छा, इसका एरिया सपोज ए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के लिए हमें आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो ई ए कॉस 180 डिग्री, तो माइनस ये हो गया लेफ्ट सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स। और एक बात यहां पर और समझ में आई, तो क्या किसी क्लोज सरफेस के लिए एंटरिंग फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव आता है। एंटरिंग फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस के लिए हमेशा निगेटिव ही होगा। अच्छा, अब हम आउटगोइंग फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द राइट सरफेस, एंटरिंग तो नहीं, इमर्जिंग है ना। ये देखिए जो हमने निकाला, इससे पहले वाले उसको स्लाइड पे जरा देखें, वो तो हमने निकाल लिया था। वो क्या था, एंटरिंग फ्लक्स था। फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द राइट सरफेस, इसको हमें एंटरिंग न करके इमर्जिंग कर देते, इमर्जिंग थ्रू द राइट सरफेस ऑफ द क्यूब। तो राइट सरफेस, ये हमारा जो क्यूब है, इसका जो राइट सरफेस है, यहां पर भी हम वही काम करेंगे, क्या कि आउटवर्ड नॉर्मल ये ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो गई, तो ये एरिया वेक्टर हो गया की डायरेक्शन हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। दोनों वेक्टर जो है पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो फाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, मतलब ई और इसका एरिया। अच्छा, साइड दी गई थी, तो साइड जब दी गई तो एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ई ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री मतलब ई ए स्क्वायर हो गया। तो इससे पहले वाले में जो हमने लिखा था उसमें वैल्यू नहीं लिखी थी, उसको लिख देते हैं। तो यहां पर जो हमने फाई एल निकाला था, फाई एल इज इक्वल टू आया था ई, और एरिया कितना था, ए स्क्वायर था कॉस 180 डिग्री, तो ये हो गया माइनस ई ए स्क्वायर। ये हो गया एंटरिंग फ्लक्स फाई एल, जो कि निगेटिव आया था, है ना। और जो इमर्जिंग फ्लक्स निकाल रहे हैं वो ई ए स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द अदर सरफेस ऑफ द क्यूब इज 0, यानी जो अदर सरफेसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, यानी लेफ्ट और राइट सरफेस के अलावा जो अदर 4 सरफेसेस हैं उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखिए एक काम समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो बाकी जो 4 सरफेसेस हैं इस क्यूब के, उन सभी से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री फॉर अदर सरफेसेस, और cos 90 तो 0 होता है जैसे सभी जानते हैं। तो नेट फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, इस क्यूब से कितना नेट फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, तो जो एंटरिंग फ्लक्स था जो लेफ्ट सरफेस से था वो तो माइनस ई ए स्क्वायर है, और राइट सरफेस से जो इमर्ज कर रहा फ्लक्स वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये कट गया, तो नेट फ्लक्स जो हो गया वो 0 हो गया।
क्योंकि ये क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। तो कोई भी सरफेस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, तो एंटरिंग फ्लक्स और इमर्जिंग फ्लक्स जो है इक्वल होते हैं, और एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव और इमर्जिंग फ्लक्स या कहें आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव आता ही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है इस तरह से। तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव और इमर्जिंग या आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव है फॉर क्लोज्ड सरफेस। अब देखिए, यदि ऐसा ही कोई क्वेश्चन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब कैसे पता करेंगे, इसको समझते हैं। When a cube of side A is placed in non-uniform electric field given by this E is equal to 100 x square I cap as shown in figure। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि I कैप यूनिट वेक्टर यूज किया गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम लेफ्ट सरफेस का पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, क्योंकि इस सरफेस से फ्लक्स जो है एंटर कर रहा होगा, है ना। तो तरीका वही है कि यहाँ पर हम आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल पहले हमने डिसाइड कर लिया इस लेफ्ट वाले सरफेस पर जो कि 180 डिग्री है। इसका एरिया निकालिए, तो एरिया तो जो भी साइड दी गई उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ साइड जो है ए है, तो एरिया जो है ए स्क्वायर हो गया इस सरफेस का, ठीक है ना। अब लेफ्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट सरफेस, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए दी गई है, यानी ये जो क्यूब रखा हुआ है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू इस सरफेस के लिए ए हो गई। तो इस लेफ्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 ए स्क्वायर हो जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द लेफ्ट सरफेस ई एल ए कॉस फाइव, है ना, कॉस थीटा। तो 100 ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इंटू ए एरिया ए स्क्वायर हो गया कॉस 180 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री -1 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ रहा है -100 ए टू द पावर 4। ये क्या हुआ, एंटरिंग फ्लक्स हुआ जो कि नेगेटिव आ रहा है। अब आउटगोइंग या कहीं इमर्जिंग फ्लक्स पता कर लेते हैं इसी तरह से। तो उसके लिए हमें इस क्यूब के राइट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, जो हमारा क्यूब है वो यहां पर रखा हुआ है, उसका पहला सरफेस यहां पर है, दूसरा सरफेस यहां पर है। ये सेपरेशन ओरिजिन से ए डिस्टेंस है और ए और हो गया, क्योंकि साइड क्यूब की ए ही दी गई है। तो इस वाले सरफेस से राइट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो ई आर इज इक्वल टू हो जाएगी, वैसे तो फॉर्म जो दी गई है वो इतनी है, एक्स की वैल्यू यहां पर हो जाएगी ए प्लस ए, यानी 2a हो जाएगी। तो 100 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400a स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस राइट वाले सरफेस पे, क्यूब के राइट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट सरफेस ऑफ द क्यूब 100 इंटू 2a होल स्क्वायर, तो ये हो गया 400a स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द राइट सरफेस ऑफ द क्यूब, यानी कुछ एंटर कर रही है ना, फ्लक्स जो है कुछ एंटर कर रहा है, कुछ जो है और कुछ निकल रहा है, अलग अलग अमाउंट में है यहाँ पर। तो इस तरह से बाद में नेट फ्लक्स निकालेंगे, अभी तो हमें इसको इमर्जिंग फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर एंगल जो होगा इस सरफेस के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एरिया वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग हो जाएगा। तो एंगल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वो 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो फाई आर इज इक्वल हो जाएगा ई आर ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एरिया हो गया, ए की वैल्यू हो गई, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो इस तरह से ये जो इमर्जिंग फ्लक्स है या कहें लीविंग फ्लक्स, वो आ गया 400 a टू द पावर 4। नेट फ्लक्स लिंक विद द क्यूब फाई एल प्लस फाई आर। तो पहले जो आ रहा था वो 100 a टू द पावर 4 आ रहा था, जो कि एंटरिंग फ्लक्स था, है ना।
अच्छा, और लीविंग फ्लक्स आया 400 ए टू द पावर 4, तो नेट फ्लक्स जो आया वो 300 ए टू द पावर 4। तो इस तरह से कोई भी क्लोज सरफेस जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो हम उस सरफेस से, उस क्लोज सरफेस से जो है नेट फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, जो एंटर कर रहा है वो नेगेटिव और जो लीविंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव आता ही है किसी क्लोज सरफेस के लिए। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक सम निकाल देते हैं एंटरिंग और लीविंग फ्लक्स का, तो नेट फ्लक्स पता लग जाता है। एक सिचुएशन और लेते हैं, इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये देखिए हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये ओरिजिन है, और ये हमारा निगेटिव एक्स है। तो ये ओरिजिन है, बस ये समझना है यहाँ पर। तो फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इस तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसकी वैल्यू दी गई 100 आई कैप, ये है 100 आई कैप और निगेटिव साइन लगा हुआ है। एंड फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर के लिए, इस साइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो भी कांस्टेंट है, और जो कि 100 आई कैप पॉजिटिव साइन होगा उधर। तो ये सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर हैज इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ये 15 सेंटीमीटर हाइट का एक सिलेंडर रखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका कि सेंटर जो है, इस सिलेंडर का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी गई है आर 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। अब यहां पर देखिए कर्व, पहले बात कर लेते हैं कर्व सरफेस की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग है। अब जो इसका कर्व सरफेस होगा वो ये होगा। यहां पर सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर हो गई, तो ये कितनी डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से किसी भी कर्व सरफेस के लिए देखें, ये इसका नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, यही एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर जो ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गई, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यानी कर्व सरफेस को लेने पर हमें पता लग रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस। वो क्या होगा, देखिए फाई सी इज इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो। यानी कर्व सरफेस से फ्लक्स इमर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है। अब प्लेनर सरफेस देखिए, जो प्लेनर सरफेस है, एक ये सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों निगेटिव है देखा जाए तो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो समझ सकते हैं कि यहां से भी फ्लक्स इमर्ज कर रहा है, यहां से भी फ्लक्स इमर्ज ही कर रहा है, दोनों जगह से इमर्जिंग फ्लक्स ही है। ऐसा नहीं कि एंटरिंग फ्लक्स है और ये आउटगोइंग फ्लक्स है, फ्लक्स इमर्ज कर रहा है लेफ्ट सरफेस से भी, राइट सरफेस से भी। तो लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स निकालना है फाई एल और फाई आर, तो फाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई और इसका एरिया डॉट ए, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 आई कैप है निगेटिव साइन के साथ, तो हमारा एरिया वेक्टर भी तो वही है इसी डायरेक्शन में, और इसकी एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना है, इसका रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये सर्किल बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये सर्कुलर होगा फेस, तो पाई 3.14, ये बाद में रख सकते थे यार, आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10
यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में हमने कर दिया। 10 का स्क्वायर करा तो 100 आया, और फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो 10⁻⁴ कर दिया, या कहें ये हो गया 3.14 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये आ गया एरिया की वैल्यू। ये एरिया इधर वाले सरफेस का भी होगा, उधर वाले सरफेस का भी होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी हमारा, वैसे तो हमें साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि ये भी इमर्जिंग फ्लक्स है, ये भी इमर्जिंग फ्लक्स है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। और नहीं तो लिखना चाहें तो देखिए ये हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻², और ये भी -i हो जाएगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो यहाँ से भी फ्लक्स इमर्ज कर रहा है और राइट वाले सरफेस से भी इमर्ज कर रहा है। तो इमर्जिंग फ्लक्स तो पॉजिटिव होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर इसको भी माइनस लिया, इसको भी माइनस लिया, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 100i क्रॉस i, है ना, 1 हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये 10⁻, इसको साफ साफ लिख देते हैं एक में, यहां देख लीजिए, ये हो गया हमारा माइनस का 100i, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻², और ये भी हमारा यहाँ पर -i ही रहेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, i क्रॉस i 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है 10⁻⁻², ये और ये 100 मिलकर के जो है 1 हो जा रहे हैं, तो हो जाएगा 3.14, वैल्यू आ गई न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जो कि लेफ्ट सरफेस से इमर्ज कर रहा है। राइट सरफेस से भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, राइट सरफेस वाला इसको क्लीन कर देते हैं, इधर वाले सरफेस से निकालते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होगी, और वैल्यू उसकी ये है, तो फाई आर इक्वल टू हो जाएगा, यदि फाई एल जो आया वो आया 3.14 न्यूमेरिकल वैल्यू। फाई आर इक्वल टू ई ए कॉस और थीटा, ई की वैल्यू है 100, फाई आर इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू है 100 i कैप, एरिया की वैल्यू जो आई थी 3.14 इंटू 10⁻⁻², एरिया हो गया, इंटू कॉस 0 डिग्री, और ये भी आई है, पॉजिटिव है, डायरेक्शन एरिया वेक्टर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻² -2 और ये 100 कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, i क्रॉस i also 1, तो ये हो गया 3.14 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो फाई एल और फाई आर दोनों सेम वैल्यू हैं, दोनों इमर्जिंग फ्लक्स हैं, तो फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर, 3.14 प्लस 3.14, तो 6.28 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये नेट फ्लक्स हो गया, और दोनों फ्लक्स जो थे इमर्जिंग फ्लक्स थे। अब चार्ज इनक्लोज्ड पता करना है, उसके लिए हमें गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो देखिए चार्ज इनक्लोज्ड पता करना है तो टोटल फ्लक्स याद रखिए इतना है, तो चार्ज इनक्लोज्ड के लिए हमने क्या किया, गॉस थ्योरम लगाई। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू फाई नेट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू होता है फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई नॉट नेट की वैल्यू आई थी 6.28 इंटू इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये चार्ज कूलम में आ जाएगा कि इतना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज। तो मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन
समझा सकें फ्लक्स निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में यदि फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। भाई जनरल फार्मूला क्या है कि फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए वहां पर कितनी है, एरिया पता करिए कितना है सरफेस का जिससे फ्लक्स हमें निकालना है, और थीटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट सरफेस। और क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर लेते हैं along the normal drawn outward normal, or closed surface the direction of area vector is always taken along the outward normal drawn to that surface। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, वेलकम